आज हम ज्योग्राफी टेस्ट का डिस्कशन करेंगे और ये स्टार्ट कर रहे हैं हम 15 मार्कर से। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, वायु दाब का अर्थ स्पष्ट करते हुए या करें, पृथ्वी की दाब पेटियों का सचित्र वर्णन कीजिए। तो दो दो पार्ट में क्वेश्चन है। फर्स्ट है, एयर प्रेशर से आप क्या समझते हैं, ये क्लियरिफाई करना है। सेकंड, जो प्रेशर बेल्ट है वो हमको एक्सप्लेन करना है। ठीक, तो ये दो चीजें हैं। हम लगभग एक पेज में एयर प्रेशर डिफाइन करेंगे, एक पेज में। ठीक है, कि भाई एयर प्रेशर से क्या मतलब है, एयर प्रेशर क्या होता है और उसका ये मीटर और ये सब। तो वायु के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, यूनिट एरिया पर जो एयर जो मास पड़ता है ना, जो एयर का जो वेट है, ठीक है, उसको वो यूनिट एरिया पर जो दबाव डालता है उसको एयर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, देखो जैसे ये अर्थ सरफेस है, ठीक, अर्थ सरफेस है, यहां पर ये यूनिट एरिया है और इसके ऊपर एयर मास है, एयर का बहुत बड़ा लेयर है। तो इस मास इंटू जी, इसका द्रव्यमान और गुरुत्व त्वरण, ये दोनों जो यहां पर दबाव डालते हैं, एक फोर्स डालते हैं, ठीक है, वो है एयर प्रेशर। ठीक, इसका किस में हम नापते हैं वो अपन लिख सकते हैं बैरोमीटर में। और वायु प्रेशर क्या है, ये मात्रा हम लिख सकते हैं। ठीक, फिर हम लिख सकते हैं कि वेरी करता है ये, ठीक है, वेरी करता है और किस तरह से चेंज होता है। टेम्परेचर का इस पे बहुत मेजर इंपैक्ट जाता है, टेम्परेचर का। क्यों? टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है एयर प्रेशर रिड्यूस होता है और टेम्परेचर जैसे ही घटता है प्रेशर इंक्रीज होता है। ठीक, तो ये हमने इसको एक्सप्लेन किया। तो एक पेज में लगभग एक पेज में हम इसको डिफाइन करेंगे। पहले हम यहाँ लिखेंगे क्या एयर प्रेशर है, यूनिट लिखेंगे, कैसे वेरी होता है ये लिखेंगे। ठीक है, तो एक पेज में हमारा ये होगा। बढ़ते हैं आगे। दूसरे पेज से हम स्टार्ट करेंगे एयर प्रेशर बेल्ट, वायु दाब पेटियां। तो ऊपर ये डायग्राम बनाएंगे, ठीक, ऊपर ये मैप बनाएंगे। यहां पर हम ये जो प्रकोष्ठ होते हैं, हेडली, ठीक है, फेरल और पोलर, ठीक, हेडली, फेरल और पोलर, तो ये प्रकोष्ठ भी हम मेंशन कर सकते हैं, ये प्रकोष्ठ भी हम मेंशन कर सकते हैं यहां पर। ठीक, फिर हम स्टार्ट करेंगे कि वायु दाब पेटी क्या होता है, कि भाई सतह पर, पृथ्वी की सरफेस पर एक समान दाब की का क्षेत्रफल बन जाता है या सतह बन जाती है जिस पर लगभग समरूप दाब लक्षण होता है, यूनिफॉर्म प्रेशर कैरेक्टरिस्टिक्स वहां पर होते हैं। मे बी इट इज हाई प्रेशर और लो प्रेशर। ठीक है, ये उच्च दाब भी हो सकता है, निम्न दाब भी हो सकता है। फिर बीच में एक थोड़ा सा गोला बनाकर यहाँ पे कारक भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा, बस कैसे, तो टर्मिनोलॉजी आ जाए, जैसे कोरिलियस ना, कोरिलियस फोर्स, ठीक है, रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है, टेम्परेचर, इस तरह का। और फिर एक एक पेटी का वर्णन करते जाएंगे। एक एक पेटी में 2-3 लाइन लिखेंगे, कोई ज्यादा हम लाइन नहीं लिखना है हमको। ठीक है, 2-3 लाइन ही हमको लिखनी है। जैसे देखते हैं हम आगे इसमें, ये है उच्च वायु दाब पेटी, है ना, निम्न वायु दाब पेटी, और इस तरह की। इनको दो में डिवाइड करते हैं, इनको दो में डिवाइड करते हैं। पहला है गत्यात्मक डायनेमिक पेटी, जो पृथ्वी की घूर्णन गति, रोटेशन की वजह से बनती है। और एक होती है स्टेशनरी या थर्मल पेटी, जो पृथ्वी पर टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण बनती है। विषुवत रेखा वाली टेम्परेचर, विषुवत और ध्रुवीय, ये दोनों, ये टेम्परेचर के कारण बनती है।
ठीक है, टेम्परेचर के कारण बनती है। और जो ये है दोनों उपध्रुवीय उपोष्ण, उपध्रुवीय और उपोष्ण, ये गति के कारण बनती है। अगर अर्थ स्टेशनरी होती और इसी फॉर्म में होती जो है, मतलब जैसे वही झुकी हुई होती है ना, और सन रेज इसी तरह से आती, ठीक, तो सिर्फ दो पेटी बनती, एक बनती इक्वेटर पर जो हाई टेम्परेचर के कारण, और एक बनती पोल पर जो लो टेम्परेचर के कारण। ये दो पेटी बनती, पर चूंकि अर्थ रोटेट होती है, घूमती है, तो इसके कारण जो भी कोरियोलिस फोर्स है, जो भी ना, जो भी इनमें फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक, इन सब की वजह से दो पेटी और बनती है, सब ट्रॉपिकल और सब पोलर, ये दो पेटियां बनती है। तो ये दोनों गत्यात्मक होगी और ये दोनों स्थिर या टेम्परेचर के कारण बन गई। तो ये भी आप मेंशन कर देते हैं, और आप इसमें मेंशन कर देते हैं कि जो पेटियां हैं उनके बारे में दो दो तीन तीन पॉइंट लिखते। ज्यादातर बच्चों ने बहुत थोड़ा बहुत लिखा वायु दाब के बारे में, बैरोमीटर लिखा, कुछ ने मिलीबार भी लिखा, ठीक, और फिर इन पेटियों को अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया, इनके बारे में भर भर के लिखा, ठीक। तो हम इन पेटियों के बारे में चाहे हम 10 पॉइंट लिख दें या 4 पॉइंट भी बहुत बढ़िया बढ़िया लिख दें, बात एक ही है। जैसे इन पेटियों के बारे में डायग्राम में हम प्रकोष्ठ दिखा दें, जो फेरल साइकिल, हेडली साइकिल, ये जो सब है उनको दिखा दें, और इनका वर्गीकरण लिख दे, दो तीन चीजें जैसे तापीय वायुदाब पेटी, गत्यात्मक वायुदाब पेटी, ये सब हम उसमें मेंशन कर दें। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कि इस आंसर में ये डायनेमिक हो जाएगी, ये जो आंसर है ना ये डायनेमिक। आप मॉडल आंसर सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए है, मॉडल आंसर। आप ऐसा नहीं क्लेम कर सकते सर मॉडल आंसर में ऐसा दे रखा है या उसमें इतना दे रखा है, इतना तो आप कवर ही नहीं कर सकते उसमें, ठीक है। ये तो एक इंफॉर्मेशन दी जाती है आपको, ताकि आपके थोड़ी आपके पास कंटेंट पहुंच जाए और आप आगे अगर फ्यूचर में इससे रिलेटेड कोई सवाल आए तो आप उसको डील कर पाओ। तो इस तरह का अपन, जैसे एक पेटी जो भी प्रेशर बेल्ट है उसको हम 4-5 पॉइंट लिख दें अच्छे अच्छे बस, और बहुत बढ़िया डायग्राम बनाए, बहुत बढ़िया डायग्राम बनाए, इंफॉर्मेटिव डायग्राम बनाए, उसमें सब चीज की इंफॉर्मेशन हो, ठीक है। और फिर ऐसे क्लासिफिकेशन गत्यात्मक और तापीय, ठीक, इस तरह का, यह स्थिर और गत्यात्मक, ठीक, ये है हमारा। और कंक्लूड कर दें भाई, कंक्लूड में क्या, जैसे कंक्लूजन में यहाँ हीट बैलेंस भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, या हीट इक्विलिब्रियम, जो एक डायग्राम होता है ऐसा, पृथ्वी पर ऊष्मा संतुलन, ध्यान से समझना इसको, पृथ्वी पर ऊष्मा संतुलन जैसे लगभग 33 डिग्री अक्षांश, 33 डिग्री अक्षांश तक क्या होता है कि सनरेज ज्यादा आती हैं, ठीक है, सनरेज ज्यादा आती हैं 33 तक, यहां तक है ना, सनरेज ज्यादा रिसीव होती हैं। और एक ऐसा डायग्राम कि यह है लॉस का, जो हीट लॉस हुई है पृथ्वी की सतह से उसका, और यह है रिसीव का, जो हीट रिसीव हुई है, नीचे वाला ये वाला है रिसीव का, जो सीधा पैराबोला, जो उल्टा पैराबोला है, सॉरी, ये, और ये है, ये वाला जो है ये है इमिशन का। तो इमिशन देखो 33 डिग्री अक्षांश नॉर्थ और साउथ, इसमें हीट रिसीव ज्यादा है, ये हीट सरप्लस है, सरप्लस है, रिसीव ज्यादा हुई है ना, रिसीव ज्यादा हुई है, इमिशन कम हुआ है, ठीक है। जबकि 90 से 33 वाला, यहां इमिशन ज्यादा है और रिसीव, इमिशन ज्यादा है और रिसीव कम है, ठीक है। तो ये हीट डेफिशिट जोन है, ये वाला पोल से और 33 वाला, और ये हीट सरप्लस जोन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत की भूगर्भिक संरचना का संक्षिप्त विवरण दीजिए, ठीक है। देखो ये
प्रश्न ज्यादातर ने गलत लिखा है। इसमें क्या क्या लोगों ने लिखा है? इसमें लोगों ने लिखा है, कईयों ने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ लिखी है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, ज्यादातर ने इसमें जियोमॉर्फ है ना, जियोग्राफिक डिवीजन लिखा है, भौगोलिक विभाजन, डिवीजन ऑफ इंडिया, भारत का भौगोलिक विभाजन लिखा है ज्यादातर ने। कैसा? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, मैदानी प्रदेश, प्रायद्वीपीय प्रदेश, तट, द्वीप, ये सब। कुछ बच्चों ने लिखा है भूगर्भिक संरचना का वर्णन। ठीक, क्या है ये भूगर्भिक संरचना का वर्णन? में आप जो रॉक स्ट्रक्चर है, जो भारत की चट्टानी संरचना है, उसको आप वर्णन करेंगे, चट्टानी संरचना का वर्णन करेंगे। जो रॉक स्ट्रक्चर है, रॉक सिस्टम है इंडिया का, उसका आप वर्णन करें, तो वो मतलब वो इस क्वेश्चन की डिमांड है। तो इंट्रो अपन लिख सकते हैं कि भाई मिक्स है ना, जो इंडियन सरफेस है या जो साउथ एशिया है, वो मिक्स रॉक सिस्टम से बना हुआ है। इसमें सबसे पुरानी भी हैं कुछ और नई भी हैं, पुरानी भी हैं और नई भी हैं। जैसे ये लिखा है कि सभी प्रकार की लगभग चट्टानें पाई जाती हैं, ऑल टाइप्स, न्यू भी हैं और ओल्ड भी हैं। ठीक, पेंजियास का पार्ट भी एग्जिस्टिंग है, गोंडवाना लैंड का, है ना, आर्कियन युग की चट्टानें, और नई जो अभी बनी है, जिनको बने हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, वो चट्टानें भी हैं, जैसे क्वाटरनरी, टर्शरी, ये सब। ठीक, आगे देखते हैं। फिर ये स्ट्रक्चर है ना, ये रॉक स्ट्रक्चर है, इसमें अलग अलग क्रम की चट्टानें, ये हमको दिखाना भी था। ठीक, ये मैप में दिखाना था कि अलग अलग क्रम की चट्टानें, प्री कैम्ब्रियन, एकदम ओल्डेस्ट, ठीक है, गोंडवाना, जैसे हमारा 98% कोल गोंडवाना है ना का ही युगीन है ना, गोंडवाना युगीन है। तो देखो ये सब हमको दिखाना था, हालांकि एग्जैक्ट आप ना दिखाते, बट कम से कम आप इस तरह का वहां पर वो कर देते। ठीक, जैसे ये बड़ी वाली चट्टान संरचना आप इस तरह से ड्रॉ कर देते और बीच में इस तरह से, तो आपको ये ड्रॉ करना था इसमें। और ये विभिन्न क्रम की चट्टानें हैं और उनके क्षेत्र, खनिज, विशेषता। आप ऐसा नहीं है कि आप ऐसी टेबल बनाए वहां, लेकिन इनमें से, ठीक है, इनमें से एक दो फीचर, जैसे क्षेत्र में से आपने एक दो पॉइंट बना दिए, खनिज में से एक दो पॉइंट बना दिए। ठीक है, मतलब एरिया डिस्ट्रीब्यूशन है ना, जो डिस्ट्रीब्यूटेड है उस एरिया में से एक पॉइंट बना दिया, एक दो पॉइंट मिनरल्स में से बना दिया, उनकी क्या विशेषता है उनमें से बता दिया। ठीक है, तो ऐसे ही धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्य, गोंडवाना, ये सब जो सीरीज हैं, जो रॉक सिस्टम है, उनके बारे में हमको लिखना था इस प्रश्न में। ठीक, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि अब आप 8 या पूरी लिखें आप, पर कम से कम 6-7 जितनी भी आप लिखें वो अच्छे से लिखें। कई बच्चों ने इसमें लिखा है और अच्छे नंबर भी उनको मिले हैं। जैसे ये ये नई चट्टानें हैं, तो यहाँ पर प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, बांगड़ और ये सब मिलते हैं। ठीक, ये जब हम अलग क्वेश्चंस आएंगे, देखो इनका यूज क्या है कि जैसे जब भौगोलिक विभाजन आएगा, ज्योग्राफिकल डिवीजन जब आएगा, तब भी हम लिख सकते हैं ये, कि जैसे हिमालय और मैदानों का हमने वर्णन किया, तो वहां हम लिख सकते हैं कि ये इस काल की चट्टानें हैं। तो ये एक पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं जिसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और जैसे एमपी ज्योग्राफी के प्रश्न आए, तो उसमें भी हम ये रॉक सिस्टम का मेंशन कर सकते हैं कि इसमें ये रॉक, जैसे मालवा का पठार, ठीक है, दक्कन ट्रैप क्रम की चट्टानें हैं इसमें। ठीक है, फिर इन खनिजों में ऐसा मिलता है, ये मिलता है, तो वो हम वहां मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये, और हम इसमें कंक्लूड कर सकते हैं। कंक्लूजन में क्या, कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं कि तभी तभी जैसे इंडिया का जो
क्षेत्र है वो इतना डाइवर्सिफाई है और यहाँ पर संसाधनों की भी विविधता है। जैसे अराउंड 46% पर एग्रीकल्चर होता है, 46% एरिया पर, जो वर्ल्ड हाईएस्ट है। तो जो भी क्वार्टरनरी और टर्शरी जो बनी है ना, मेनली क्वार्टरनरी, तो ये इसने पूरा फर्टाइल लैंड दिया है हमको, पूरा गंगा का मैदान या जितने भी अपने प्लेन्स हैं वो दिए हैं, तो वो एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट है। फिर टर्शरी और ये दक्कन ट्रैप की चट्टानें, तो टर्शरी ने हमको खनिज, पेट्रोलियम, ठीक है, फॉसिल्स फ्यूल में रिच बनाया है। फिर दक्कन ट्रैप में इंपॉर्टेंट खनिज हमको मिले हैं जो अधात्विक हैं, धात्विक नहीं, अधात्विक, नॉन मेटालिक, ठीक है, तो वो इन्होंने दिए। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं इस तरह से कि इस डाइवर्सिफाई रॉक स्ट्रक्चर की वजह से ही इंडिया का ज्योग्राफी और जो रिच है, और ज्योग्राफी रिच की वजह से इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी उसका है। मध्य प्रदेश का भौतिक संरचना को सचित्र समझाइए, ठीक है, एक्सप्लेन द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ मध्य प्रदेश विद डायग्राम। एक नॉर्मल क्वेश्चन है और ज्यादातर बच्चों का प्रिपेयर्ड है। आप अच्छे से मैप बनाएंगे, मैप बना के उसमें अलग अलग क्षेत्र को बताएंगे और इन क्षेत्रों का भौगोलिक भौतिक संरचना का वर्णन कर देंगे, भौगोलिक। और जैसे ऐसा नहीं कि आप उसमें जैसे जनसंख्या लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं, जैसे आपका ऐसा अगर उन्होंने ये सवाल कहा कि भौतिक विभाजन को लिखिए, है ना, तो भौतिक विभाजन को हम उसमें सब कुछ आएगा, जनसंख्या क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, बट इसका ज्यादा इंक्लिनेशन, इस प्रश्न का ज्यादा झुकाव ज्योग्राफी की तरफ रहेगा, ठीक है। इसमें आप जैसे नॉर्मली भौतिक विभाजन कीजिए, 3 प्राकृतिक प्रदेशों में वर्णन किया गया है, भौतिक परिस्थितियों के आधार पर, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर इसको 3 में डिवाइड किया गया है, तो ये हमने डिवाइड कर दिया। अब सिंपल आता, देखो ज्योग्राफिकल रीजंस, है ना, और यह फिजिकल स्ट्रक्चर के आधार पर। ज्योग्राफिकल रीजन में आप इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक, ये सब भी जा सकते हैं, एनवायरमेंटल, ठीक है, ये सब भी जा सकते हैं, बट यहाँ आप ज्यादातर, इसमें भी 1-2 पॉइंट लिख सकते हैं, बट ज्यादातर आप ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे इसमें, ठीक है, भौगोलिक लक्षण आप इसमें बताएंगे, ठीक। तो ये इसका मैप है, ज्यादातर बच्चों ने सही लिखा है, इसमें कोई ज्यादा इशू नहीं रहा है लोगों का, एरिया, है ना, और ये क्लियर डिवीजन आपको बढ़िया इसमें डायग्राम बना के मेंशन करना है, ठीक। फिर ये अलग अलग के बारे में थोड़ी थोड़ी विशेषताएं हैं इन सब का, जैसे अभी जो हमने पिछले क्वेश्चंस में पढ़ा कि इसमें किस तरह की चट्टान सिस्टम है, वो चट्टान सिस्टम हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से ये है। अब इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे वाटर मैनेजमेंट, ये इनके आंसर नहीं दिए गए हैं पर यहाँ हम डिस्कस कर लेते हैं। वाटर मैनेजमेंट, इसका इंट्रो में हम क्या करेंगे, ठीक है, वाटर मैनेजमेंट का इंट्रो में हम लिखेंगे कि देखो 2-3 तरह का है, जैसे कुछ लोगों ने इसको स्टार्ट किया जल ही जीवन है ना, इससे स्टार्ट किया, तो ठीक है, बट ज्योग्राफी का पेपर है तो ठीक है, ये मतलब इतना कोई इंप्रेसिव नहीं है। कुछ लोगों ने जल प्रबंधन क्या है, तो वाटर मैनेजमेंट इज इक्वल टू अवेलेबिलिटी प्लस, मतलब सभी समय में टाइमली अवेलेबिलिटी, सभी समय उपलब्धता हो, ठीक, ये वाटर मैनेजमेंट है, सभी समय उपलब्धता हो या मांग के आधार पर उपलब्धता, ये भी डिफाइन किया है। कईयों ने डिफाइन किया है कि वाटर मैनेजमेंट में 2 कंपोनेंट हैं, वाटर मैनेजमेंट इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड क्वालिटी ऑफ वाटर, ठीक है, जल की मात्रा और जल की गुणवत्ता, ये दोनों को प्रबंधित रखना या दोनों को मांग के अनुसार उपलब्ध कराना। देखो सिर्फ क्वांटिटी नहीं है, क्वांटिटी जैसे ऐसा नहीं है कि कोई आपको इतनी मात्रा चाहिए तो वो मात्रा हमने प्रोवाइड कर दी या वो मात्रा उपलब्ध है ना,
तो वो वाटर सिक्योरिटी है या वाटर अवेलेबिलिटी है, नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, वो क्वालिटी भी होना चाहिए, क्वालिटी कि वो कंज्यूमेबल वाटर होना चाहिए, उपभोग योग्य वाटर होना चाहिए। तो इंट्रो में हम ये कर सकते हैं। और एक लास्ट तरीका ये हो सकता है कि हम फैक्ट्स लिख दें। जैसे 3 फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास में ही बताया गया है। 2.4% एरिया है हमारा, 4% वाटर रिसोर्सेज है और 17% पॉपुलेशन है। ठीक है, 2.4% लैंड एरिया है, 4% वाटर रिसोर्सेज है, 17% पॉपुलेशन है। तो इन तीनों का हम यूज कर सकते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि जैसे ये दोनों फैक्टर हम यूज करेंगे 2.4 और 4, तब हम दिखाएंगे कि इंडिया में पानी की कमी नहीं है, वाटर रिसोर्सेज की कमी नहीं है। ठीक है, बस मैनेजमेंट की कमी है। क्यों? क्योंकि इस 2.4% पर 4% वाटर है। तो अगर हमने मैनेज कर दिया, प्रबंधन कर दिया, तो वाटर सिक्योरिटी इंश्योर की जा सकती है। ठीक है, इधर हम इन दोनों फैक्ट को यूज करेंगे, इन दोनों 4 and 17, 4% वाटर रिसोर्सेज एंड 17% पॉपुलेशन। तब हम बोलेंगे, क्लेम करेंगे कि इंडिया में वाटर रिसोर्सेज की एलिमेंट है, तो वाटर मैनेजमेंट, हमको वाटर मैनेजमेंट पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। नहीं तो हम सिर्फ 4% जल संसाधनों के साथ 17%, 17% जनसंख्या को मैनेज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 17% पॉपुलेशन को हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो जल प्रबंधन का इंट्रो हम इस तरह से लिख सकते हैं। फैक्चुअल भी है, लॉजिकल भी है। ठीक, तो एमपीपीएससी के हिसाब से ठीक है। फिर जैसे ही इंट्रो हमने खत्म किया, अगला हम इक्वेशन बना सकते हैं, कंपोनेंट बना सकते हैं कि भाई जल प्रबंधन के 2 कंपोनेंट है, जो हमने यहां इंट्रो में लिखा था, ये वाला, ये जरूर लिखना है हमको। इसमें हम लिख सकते हैं कि क्वांटिटी, पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए, और क्वालिटी दोनों होना चाहिए, क्वांटिटी भी और क्वालिटी भी। ठीक है, तो दोनों चीजें इंश्योर करनी चाहिए। तो ये हम एक लगभग आधे या 1 पेज में ये मेंशन कर सकते हैं। फिर सेकंड आएगा, पहला इंट्रो हो चुका, इंट्रो हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा आएगा वाई मैनेजमेंट, क्यों रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो क्यों रिक्वायर्ड है, इसमें कुछ रिपोर्ट्स हम डाल सकते हैं। ठीक है, वाई, क्यों क्यों आवश्यकता है, तो रिपोर्ट डाल सकते हैं। जैसे भाई 2030 तक लगभग 60% जनसंख्या पीड़ित रहेगी इससे, है ना। शहरों में 30% जनसंख्या को जल उपलब्ध नहीं है पर्याप्त मात्रा में। ठीक है, गांव में लगभग 1.7 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ता है औसत, है ना, पानी के लिए। तो इस तरह के हम फैक्ट डाल सकते हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स भी हैं, वो हम मेंशन कर सकते हैं। व्हाई इट इज नेसेसरी, इंडिया की 70% नदियों का जल पीने योग्य नहीं है। ठीक है, मे भी थोड़े मॉडिफाई हुए हों, पर इस तरह के हमको आंकड़े लिखने हैं। फिर कैसे करें, हाउ। ठीक है, अब कुछ लोगों ने कैसे करें के साथ अलग से स्कीम्स मेंशन की हैं, अलग से। ठीक है, कि भाई अलग से योजना है, वो मेंशन किए, पर बेटर है कि हम दोनों को मर्ज कर दें, तो ज्यादा लॉजिकल लगेगा। जैसे कैसे करें, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यहाँ पे हम वाई में बहुत सारे फैक्ट लिख सकते हैं। जैसे 33 मीटर पर एनम से ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है, या उसका दोहन हो रहा है। ठीक है, इस तरह का अपन लिख सकते हैं। इस तरह का इस तरह का तो हम कैसे करें, उसमें हम जो सुझाव हैं, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो उसी में हम भूजल नीति भी हम लिख दें, ग्राउंड वाटर पॉलिसी उसी में मेंशन कर दें अपन। ठीक, और इसी तरह से जैसे जल संरक्षण का, तो इन सेतु, एक्स सेतु, दोनों हम टर्मिनोलॉजी लिख दें और दोनों के तरीके लिख दें कि इन सेतु के क्या प्रोविजंस हैं, एक्स सेतु के क्या प्रोविजंस हैं, इसमें लिख दें। चेक डैम,
ठीक है, चेक डैम्स लिख दें, बड़े बड़े डैम लिख दें। फिर परंपरागत तरीके जो ट्रेडिशनल तरीके हैं, बावड़ी, तालाब, कुएं। फिर जैसे तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया है कि घर का जो नक्शा या जो निर्माण की अनुमति मिलेगी उसके साथ ही आपको वाटर रिचार्ज यूनिट बनानी होगी। ठीक है, फिर राजस्थान में जैसे कई सारे तरीके हैं, है ना, रेन वाटर को कैसे हार्वेस्ट किया जाता है। फिर जो एनजीओज काम कर रहे हैं, जो इंडिविजुअल पर्सन काम कर रहे हैं, जैसे राजेंद्र सिंह वाटरमैन और ये सब। तो इस तरह का हम लिख दें तो हमारा हो गया, इंट्रो हो गया, क्यों करना है वो हो गया, कैसे करना है वो हो गया, और यहाँ पर कुछ सुझाव दे दें आप। ठीक है, कुछ सुझाव दे दें कि क्या क्या अलग से किया जा सकता है। एनजीओज, एजुकेशन, कैसे जैसे स्वच्छता मिशन में वाटर कंजर्वेशन को भी ऐड किया जा सकता है, कि जो स्वच्छता मिशन जो प्रोग्राम है हमारा, उसी में हम वाटर मैनेजमेंट को भी ऐड कर दें तो वो ज्यादा सही है। तो सैनिटेशन मिशन, वाटर कंजर्वेशन इसमें, क्योंकि अदरवाइज सैनिटेशन मिशन चल ही नहीं पाएगा। जैसे जहां पर पानी की कमी है वहां पर स्वच्छता अभियान सफल नहीं हो पाएगा अगर पानी नहीं है। ठीक, तो इस तरह का आप सुझाव दे सकते हैं और कंक्लूड कर सकते हैं। कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे पीपलांतरी गांव, है ना, इन सब में ये जल में जो जल से बहुत ही जल की दिक्कत थी, तो वो जल में आत्मनिर्भर हो गए हैं। फिर जैसे महाराष्ट्र और इन सब में कुछ पंचायतें हैं जिन्होंने एनजीओ के साथ काम करके और बैरन लैंड को फर्टाइल लैंड में बदल दिया है ना, बंजर भूमि को, और वाटर कंजर्वेशन पे बहुत अच्छा काम किया है। तो इस तरह का अपन लिख सकते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुनामी। तो एकदम जैसे 3 प्रश्न है 15 मार्कर में, तीनों को आपको सिंपल 6 मार्कर की तरह लिखना है। सुनामी तो घटना क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय सुनामी। ठीक है, और दूसरा कब कोई घटना, उदाहरण जैसे 2004 का, है ना, इन्होंने मेंशन भी किया है। सुनामी क्या है, बहुत बड़ी वेव्स होती हैं, एनर्जी रिलीज होती है ओशियन में, समुद्र में ऊर्जा रिलीज होती है जो तटों पर बड़ी बड़ी लहरों के रूप में प्रकट होती है। ठीक है, फिर क्या इसमें क्या मतलब जान मान क्या नुकसान कैसे हो सकता है, कितना हुआ है, फिर क्या तरीके हैं रोकने का, जैसे जो नेचुरल बैरियर्स हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट और ये सब प्राकृतिक अवरोध, है ना, फिर अर्ली वार्निंग सिस्टम है, ये सब करके हम इनमें लिख सकते हैं। हमने फॉरेन कॉपरेशन इसमें किया है, सेलोज हमने स्टैब्लिश किए हैं, मतलब सेंसर्स और वो सब जो समुद्र में तैरते रहते हैं और अर्ली वार्निंग सिस्टम में अच्छे से काम करते हैं, वो हम लिख सकते हैं। मानव निर्मित आपदाएं, तो फर्स्ट हमको ये डिफाइन करना है, व्हाट डू यू मीन बाय डिजास्टर। ठीक है, जो अचानक घटित होता है और इतनी तीव्रता से होता है कि मानव उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है, उसको रोक नहीं सकता है मानव, बस प्रबंधन करके उसके प्रभाव को कम कर सकता है। मल्टी सेक्टरल होता है, मल्टी सेक्टरल, जैसे अगर अर्थक्वेक आया तो मे बी महामारी फैल गई, कुछ और बहुत बड़ा डैमेज हुआ, तो इस तरह का वो होता है। फिर फिर 2 तरह का है, नेचुरल एंड मैन मेड। ठीक है, नेचुरल और मैन मेड, तो ये एक सिर्फ नाम लिखना है, मैन मेड पे हमको फोकस करना है। तो मैन मेड के एग्जांपल्स हम दे देंगे जितने भी हैं, जो हमारे केस स्टडी में भी दे रखे हैं, जैसे फुकुशिमा। ठीक है, फिर और जो न्यूक्लियर का और भी हुए हैं, फिर भोपाल त्रासदी, उत्तराखंड त्रासदी, वो भी मैन मेड ज्यादा है, अभी उत्तराखंड की हुई है वो, तो ये सब हम मेंशन कर सकते हैं। तो ये हम लिख सकते हैं। अगला कंक्लूड कर सकते हैं जो भी है, जैसे अब टर्मिनोलॉजी डालने का प्रयास करो इसमें। ठीक है, 2005 का एक्ट, फिर 2016 के रूल्स, है ना, फिर सेंदाई फ्रेमवर्क, ये सब टर्मिनोलॉजी डालने का प्रयास करो। अगला रिसोर्सेज मैपिंग, तो संसाधन मानचित्रण तो सिंपल है, क्या है ना, आपदा के संदर्भ में क्या है, क्या होता है कि रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, इन सब टेक्नोलॉजी का यूज करके, और हम एक तरह से अकाउंटिंग करते हैं रिसोर्सेज का, है ना, इट इज ए अकाउंटिंग ऑफ रिसोर्सेज बाय यूजिंग
टेक्नोलॉजीज, वॉट एवर टेक्नोलॉजी, मे बी वायरलेस और मे बी सम अदर टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो तकनीक के माध्यम से हम रिसोर्सेज की मैपिंग करते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है और आपदा के संदर्भ में क्यों इंपॉर्टेंट है, तो एक हमारे पास लिस्ट बन जाती है कि उस लोकल एरिया में क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है और क्या क्या संभावित है ना। तो एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल, ये दोनों चीजों का सूची बन जाती है। तो फायर फाइटिंग में या अचानक जब जो आपदा के समय और इन सब इस समय डील करने में वो काम आता है और हम बहुत ही बेस्ट वे में रिसोर्सेज अलोकेट कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरह का हमको लिखना है। और प्लानिंग में हाल ही में जैसे नीति आयोग का और अन्य प्लानिंग में रिसोर्सेज मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सामने आया है। ठीक है, तो इस तरह का हम ये लिख सकते हैं और इसको कंक्लूड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं 6 मार्कर्स पे, 6 मार्कर डिस्कस करेंगे। तो फाइनल ये है कि रिसोर्सेज मैपिंग में हम व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्सेज मैपिंग, रिसोर्सेज मैपिंग क्या है एंड हाउ इट इज पॉसिबल। तो वहां टेक्नोलॉजी आएगी, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, वॉट एवर इट इज। अब हम 6 मार्कर पे चलते हैं। 6 मार्कर है भारत के उत्तर विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन। ठीक है, रीजनल डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। तो कई बच्चों ने इसमें खादर, बांगर, डेल्टा, है ना, एलुवियल फैन, ये सब इसमें लिखा है। तो तराई ये नहीं है, ये गैंगेटिक प्लेन की विशेषता है। जो गंगा का मैदान है उसकी भौगोलिक विशेषताएं ये है। ठीक, तो आप वो नहीं, यहाँ पर तो नॉर्थ प्लेन जो है उस पूरे प्लेन को ही आपको एक्सप्लेन करना था। ठीक है, तो उस प्लेन को ही पूरे को आपको एक्सप्लेन करना था। तो इसमें इस तरह का आएगा, जैसे ये है हमारा वाटरशेड, और आपको ये टर्मिनोलॉजी यूज भी करनी चाहिए। वाटरशेड क्या, अरावली, जल विभाजक, है ना, और ये डिवीजन करता है अलग अलग। तो दिस इज इंडस वैली सेंट्रिक, सॉरी सॉरी इंडस वैली नहीं, इंडस रिवर सेंट्रिक प्लेन्स हैं ये, है ना। तो उसमें हम डालेंगे एक तो मरुस्थल, रेगिस्तान। अब इस रेगिस्तान को 25 सेंटीमीटर की संवर्षा रेखा 2 में डिवाइड करती है। ये है रेतीला मरुस्थल, जो सैंड डेजर्ट है, ये रॉकी डेजर्ट है, चट्टानी मरुस्थल। तो 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा इसको डिवाइड करती है। फिर यहाँ दोआब रीजन है, तो वो दोआब रीजन आप लिख सकते थे यहाँ पर। ठीक है, फिर ये आता है गैंगेटिक प्लेन। तो गैंगेटिक प्लेन में भी आप 3 डिवाइड करोगे। पहला डिवीजन है 75 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा और दूसरा है 100 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा। ठीक है, तो इस तरह से, है ना। तो ये है अपर गैंगेटिक प्लेन, मिडिल, है ना, और ये लोअर गैंगेटिक प्लेन। देखो अपर गैंगेटिक प्लेन या जो ऊपरी गंगा का मैदान है ये ड्राई है कंपैरेटिव, ये मिक्स है, मॉडरेट है, और ये वेट है। यहाँ पर वर्षा ज्यादा है, यहाँ डेल्टा भी है। जैसे अपर में बांगर ज्यादा है ना, बीच वाले में मिक्स है खादर बांगर का, और इधर खादर ज्यादा है। ठीक है, लोअर में। तो और ये ब्रह्मपुत्र का मैदान, है ना, ब्रह्मपुत्र वैली। तो इस तरह का अपन को ये तीनों डिवाइड करने थे। कईयों ने इसमें मगध, मिथिला और ये सब भी किया है, वो भी ठीक है, बट उतना डिटेल में भी अपन नहीं जा सकते, 6 मार्कर है। ठीक, तो ये एकदम बेस्ट डिवीजन है ना, और फिर आप लिख देते इसमें। ठीक है, तो इस तरह का अपन कर सकते थे इसको। बढ़िया, ये डिवीजन भी किया है, राजस्थान का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान। ठीक, और एक निम्न गंगा मैदान, और इनकी थोड़ी थोड़ी विशेषताएं बस। ठीक, अगला है मानसून क्या है, इसको प्रभावित करने वाले तत्व को लिखिए। सिंपल सा 2-3 लाइनों में मानसून क्या है ना, मौसम के अनुसार हवाओं का व्युत्क्रमण। ठीक है, सीजनल, है ना, रिवर्सल ऑफ एयर सर्कुलेशन, रिवर्सल ऑफ एयर सर्कुलेशन। ठीक है, यहां सीजनल भी ऐड कर देंगे, सीजनल रिवर्सल ऑफ एयर सर्कुलेशन, या सीधा
है ना, वायु मंडल या वायु का मौसमी व्युत्क्रमण है। ठीक है, पवनों का मौसमी व्युत्क्रमण है। यहां ध्यान रखना, विंड इज इक्वल टू एयर प्लस डायरेक्शन, पवन बराबर वायु प्लस दिशा। ठीक ठीक, तो ये तो मौसम के अनुसार वायुमंडलीय हवाओं का व्युत्क्रमण ही मानसून है। अब कईयों ने मौसिन ओसिन शब्द और वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और प्रकार अपन ने लिख दिया, 2 प्रकार। ठीक, तो ये 2 प्रकार हमने लिख दिया। फिर प्रभावित करने वाले तत्व, बस 2-3 लाइन हम इसमें कवर करेंगे। फिर प्रभावित करने वाले तत्व हम लिखेंगे। तो जितने इंपॉर्टेंट तत्व है, एक बच्ची ने बहुत अच्छा इसमें लिखा, एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा इसमें बनाया। क्या, जैसे मानसून लिखा और फिर तत्व, तो पहला जैसे तिब्बत की दशाएं, फिर यहाँ 1-2 पॉइंट लिख दिए। दूसरा आईटीसी जेट, तो 1-2 पॉइंट लिख दिए। तीसरा जेट स्ट्रीम, तो इसमें 2 लिख दी, पूर्वी जेट स्ट्रीम, उपोष्ण जेट स्ट्रीम। ठीक है, फिर पेरू के तट पर या प्रशांत महासागरीय दशाएं, है ना, प्रशांत महासागरीय दशाएं, तो यहाँ पर अल नीनो, ला नीनो, ईएनसो, ये तो पूरी टर्मिनोलॉजी उसमें आ गई। तो इस तरह का बहुत बेस्ट आंसर है ना। चूंकि 6 मार्कर है तो डायग्राम आइग्राम तो मुश्किल ही है इसमें। ठीक, ये अपन लिख सकते हैं। भारत में मृदा के प्रकारों को लिखिए। अब चूंकि इसमें 8 प्रकार की मृदाएं हैं, तो हम 6 मार्कर में 14 लाइंस में मृदा ही लिख पाएंगे, 8 प्रकार की मृदा। तो जिन्होंने 8 प्रकार की मृदा लिख दी, 1-2 विशेषताएं लिख दी, बस उसको बढ़िया नंबर मिला है। अब मैप वैप और ये सब पॉसिबल नहीं है, और हम क्लियर बोल रहे हैं। जैसे कईयों ने इसमें क्या कि मैप बनाया और फिर बता के और वहां पर विशेषताएं लिख दी, पर होचपोच नहीं होना चाहिए, जो आपको बेस्ट वे लगे, यहीं पर प्रेजेंटेशन मैटर करता है। और हम ये आपको बताना चाहते हैं दोबारा से कि जो 14 लाइंस हैं, ये 14 लाइंस है ना, यहां तक खत्म हो रही है, तो यहां पर आप यहां लिख सकते हैं, हिंदी वाले, इंग्लिश वाले यहां से स्टार्ट कर देते हैं ऊपर से, तो ये लिख सकते हैं। इमरजेंसी में बहुत ही ज्यादा आपका कि कंक्लूजन कंप्लीट नहीं हो रहा है या वैसा, तो आप एक लाइन और बढ़ सकते हैं बस, लेकिन इस खाली स्पेस को आप यूज नहीं करेंगे। कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर आप मतलब मैप ऐप ये बना सकते हैं, वो बना सकते हैं। यार इमरजेंसी में अपन कर सकते हैं, इमरजेंसी कोई 1-2 सवाल बहुत रेयर होना चाहिए, लेकिन आप बचें इसको यूज करने से, क्योंकि इसमें नंबर कटेंगे नहीं तो मिलेंगे भी नहीं, ये आप ध्यान रखना। हो सकता है वो चेक ना करें इस चीज को, तो व्यर्थ है, अपना समय भी खराब गया, और इससे भी ये ऐसा कि उसका कोई मार्क्स भी नहीं मिले हमको। तो बचें आप इसी में सब चीजें डालने का प्रयास करें। ठीक है, तो पूरी 8 तरह की मिट्टी हम लिख दें इसमें, ये फैक्चुअल सवाल है। कंक्लूड कर दें, अगर आप चाहते हैं कि एक लाइन में इंट्रो लिखेंगे तो मृदा की परिभाषा, ठीक है, व्हाट इज सॉइल, है ना, अनऑर्गेनाइज्ड फर्टाइल लेयर ऑफ अर्थ सरफेस। और कंक्लूड में आप लिख दें कि भाई सॉइल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, ब्रैकेट में सॉइल हेल्थ कार्ड या केवीके डाल दें, ठीक है, फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस तरह का अपन डाल सकते हैं। मतलब एक ही कीवर्ड्स और एक ही लाइन यूज कर सकते हैं। तो 12 लाइंस में भी आप 12 लाइंस में 8 टाइप की सॉइल्स लिख सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो आप पूरा, इसमें कोई इंट्रो कंक्लूजन जरूरी नहीं है। जैसे देखो, आप ये बात ध्यान रखें, कई बच्चों को आपको ये भी कंफ्यूजन होता है कि सर इंट्रो कंक्लूजन लिखें या नहीं लिखें। ये सब पार्ट है, इंट्रो कंक्लूजन सब पार्ट है आंसर के। मेन जो आंसर है वो यहाँ है, 8 प्रकार की मृदाएं, 8 टाइप सॉइल, तो आप इसको जरूर लिखें, बाकी ये लिखें ना लिखें वो ठीक है। अब जैसे मान लो आपका कोई आंसर ऐसा है जिसमें कि आपके पास 6-7 पॉइंट है और स्पेस है, तो आप प्रॉपर इंट्रो कंक्लूजन लिखें, तो उससे एक व्यवस्थित आंसर लगता है, व्यवस्थित आंसर लगता है। अगर आप इसमें केवल 8 प्रकार की मृदाएं लिखेंगे, आईसीएमआर के अनुसार 8 प्रकार की हैं, और ये 8 प्रकार, तो भी बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो डिपेंड ऑन क्वेश्चन और आपका कंटेंट, कि मेरे पास कंटेंट कितना है और प्रश्न क्या है, तो उस प्रश्न के अनुसार
कंटेंट के अनुसार आप इंट्रो कंक्लूजन डिजाइन कर सकते हैं, मे भी छोड़ भी सकते हैं, है ना। बट बस ये होता है कि इंट्रो कंक्लूजन लिखा होता है तो व्यवस्थित लगता है आंसर। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, तो विस्थापन क्या है, क्या सिद्धांत है, ठीक है। सिंपल सा इसमें हम डिस्क्राइब करेंगे कि क्या सिद्धांत है, इसके क्या आधार थे, व्हाट डू यू मीन बाय दिस थ्योरी, इसके क्या बेसिस थे, ठीक है। उसमें क्या प्रक्रियाएं हुई, तो वो 3 डायग्राम, पेंजिया, लॉरेंशिया गोंडवाना और वर्तमान, ये 3 डायग्राम, ठीक है। और अगर आप लिख सके तो एक लाइन में कमियां, और बाद में जैसे आप फ्लो चार्ट बना दें इस तरह का, कैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी लीड टू व्हाट, जो वो थ्योरी थी कौन सी, संवहनीय तरंग सिद्धांत, कन्वेक्शनल वेव थ्योरी, है ना, किसका, कन्वेक्शनल वेव थ्योरी, है ना, वेगनर का ये सिद्धांत। फिर अगला सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ठीक है, और फिर पीटीटी। तो इस तरह का फ्लो चार्ट बना दें आप कंक्लूजन में कि इन्होंने आधार का काम किया और इस तरह से सिद्धांत हुआ, ये सर्वमान्य सिद्धांत है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, संवहनीय तरंग सिद्धांत आर्थर ओम्स का, है ना, सागर नितल प्रसरण सिद्धांत हैरियस का, और पीटीटी, ठीक, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। तो इस तरह का अपन इसको बना सकते हैं। अगला अपन चलते हैं, विश्व के जलवायु प्रदेशों के नाम लिखिए। जिन्होंने प्रदेश लिख दिए वो ठीक है इसमें, क्योंकि सीधा वो पूछ ही रहा है कि सिर्फ नाम लिखिए प्रदेशों के, ठीक है। तो प्रदेशों के बता दिए और उतनी स्पेस भी नहीं, बस वो पर्याप्त है। प्रश्न को देने का तात्पर्य यह था कि 3 मार्कर में इनमें से एक जरूर आएगा, मे बी साइबेरियन टाइप आ जाए, ठीक। ये प्रश्न का सेंस ये था ताकि इनमें से एक, जैसे भूमध्य सागरीय बहुत बिल्कुल आ सकता है, मानसूनी आ सकता है ना, ये भूमध्य सागरीय 3 नंबर में आ सकता है, ठीक है। फिर ये भूमध्य सागरीय, है ना। फिर जैसे साइबेरिया तुल्य टैगा आ सकता है, टैगा, है ना, ये टुंड्रा आ सकता है, ये जो नाम है इस तरह के ये आ सकते हैं। महाद्वीपीय आ सकता है, ठीक। अगला है विश्व के प्रमुख पेट्रोलियम खनन केंद्रों को लिखिए। 6 मार्कर में ये भी आ सकता है ना, इसी तरह का कोयला आ सकता है और इनमें से कोई नाम आ सकता है, ठीक है। जैसे बुरदान की पहाड़ी, हालांकि कम है, लेकिन 3 मार्कर में जैसे कुछ ने पूछा था इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। तो ये दिया है तो लिख सकते हैं अपन कि पेट्रोलियम, है ना, पेट्रोलियम या जीवाश्मीय ईंधन क्या है ना, कैसे बना, 1-2 लाइन में इंट्रो में लिख सकते हैं, है ना। महत्व इसका लिख सकते हैं भाई, औद्योगिक क्रांति का केंद्र में रहा है, इसी से औद्योगिक क्रांति संभव हुई। फिर नाम लिख सकते हैं अपन, मेजर जो आपको याद है। तो और कंक्लूड कर सकते हैं कि अब ये वर्तमान में ये ट्रांजिशनल एनर्जी है, भी संक्रमण ऊर्जा है ये, ठीक है। ट्रांजिशनल एनर्जी है जो हमको रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ले जाने के लिए सहयोग कर रही है, मतलब जो ट्रांजिशन फेज है उसमें ये डिमांड को फुलफिल कर रही है, मांग को फुलफिल कर रही है, ठीक। अगला ये सब जगह जो है मध्य प्रदेश के कृषि आधारित उद्योग, तो इंट्रो में हम लिख सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर डोमिनेंस है मध्य प्रदेश में, कि कृषि कर्मण्य बना, ठीक है। फिर कैसे एग्रीकल्चर के लिए अच्छी परिस्थितियां हैं, अच्छी दशाएं हैं, वो हम इसमें लिख सकते हैं इंट्रो में। फिर हम फूड, है ना, कृषि आधारित उद्योगों की व्याख्या कर सकते हैं सभी तरह के। अब ज्यादातर इसमें कृषि आधारित उद्योगों में बच्चों ने, मतलब जैसे यही चीनी, गन्ना, सूती कपड़ा, इस पर वो फोकस रहे, पर वैसा भी अपन कर सकते हैं कि जो अलाइड सेक्टर है, अलाइड सेक्टर जैसे डेयरी, मीट इंडस्ट्री, ठीक है, कड़कनाथ और ये सब नाम अपन लिख सकते हैं। फिर वुलन इंडस्ट्री, है ना, ये सब भी हम लिख सकते हैं इसमें। तो आप डाइवर्सिफाई करें, ज्यादातर बच्चों के आंसर में डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिला। फिर आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो स्टैब्लिश हो रही हैं उसके बारे में आप लिखें, ठीक। तो इस तरह का आप इसको आंसर को तो डाइवर्सिफाई, देखो ये आप
समझें कि कई बच्चे एक ही बिंदु पे बहुत ज्यादा, जैसे कई बच्चे 4 पॉइंट लिख रहे हैं, पहला दूसरा, है ना, ऐसे 4 पॉइंट, और इसको खूब डिटेल में व्याख्या कर रहे हैं, ठीक है, इसको डिटेल में व्याख्या कर रहे हैं, ऐसा भी लिख रहे हैं, तो इनको नंबर कम मिलेंगे थोड़े, क्योंकि पॉइंट तो 4 ही है ना, चाहे आपने इनको डिटेल में व्याख्या की, कोई मतलब है ना। कई बच्चे एक एक लाइन में व्याख्या कर रहे हैं और 6 से 7 पॉइंट या 8 पॉइंट लिख रहे हैं, ये बहुत बढ़िया है, 7-8 पॉइंट ठीक है, और एक एक लाइन में, किसी में 2 लाइन भी ऐसे व्याख्या कर दे रहे हैं, तो दोनों पर्पज, पॉइंट का डाइवर्सिफिकेशन भी हो रहा है और एक्सप्लेन भी आप कर पा रहे हो, कुछ एग्जाम्पल भी दे पा रहे हो। कई बच्चे लाइन से 10-15 पॉइंट बना दे रहे हैं बिना कोई व्याख्या के, तो वो भी थोड़ा ठीक नहीं है, हालांकि नंबर मिल जाते हैं, ठीक है, बट वो एक मेंस का पर्पज उसमें फुलफिल नहीं हो पाता है। आप 7-8 पॉइंट लिखें और आपके नीचे के 7-8 पॉइंट के बाद जो पॉइंट है वो भी डाइल्यूटेड पॉइंट होते हैं, तो उनका कोई मतलब नहीं होता है, तो आप ये बीच का मध्यम मार्ग लेके चलें, 6-7-8 पॉइंट आप लिख सकते हैं और उनकी थोड़ी थोड़ी व्याख्या कर सकते हैं। शहरिया जनजाति के बारे में है, मध्य प्रदेश का सवाल है, ठीक है, आप ज्यादातर बच्चों ने मैप बनाया है और मैप में दर्शाया है, ठीक, फिर इनकी विशेषताएं, निवास के जिले, गायन नृत्य, धार्मिक स्थिति, इनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में लोगों ने लिखा है, तो बहुत ऐसा ही एक बढ़िया, इसको सब लगभग ज्यादातर लोगों ने ठीक सा डील किया है इस वाले प्रश्न को, ठीक है। और कंक्लूड आप लिख ही सकते हो कि मतलब जैसे या तो कंक्लूजन शहरिया जनजाति में, या तो इनकी विशेषताओं में जा सकते हो, या इसके चैलेंजेस में जा सकते हो, चैलेंजेस बता के, जैसे कुपोषण में ये बहुत ही पीछे हैं, ठीक है, मतलब कुपोषण से ग्रसित है ना, मदपान और इन सब से ग्रसित है, तो कोई योजनाएं अगर इनके लिए चलाई हो तो थोड़ा सा चैलेंज बता के, इनकी समस्या बता के और योजना इनके बारे में मेंशन कर सकते हैं, ये बेस्ट कंक्लूजन होगा। आगे मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग, तो वो हम नंबर लिखें क्योंकि फैक्चुअली प्रश्न है, तो नंबर लिख दें, लेंथ लिख दें, ठीक है, और जैसे इंट्रो में कई बच्चों ने ये भी किया है इसमें कि राष्ट्रीय राजमार्ग NHAI लिखा है, वो भी ठीक है, बहुत बढ़िया है, NHAI इनको चलाता है, ठीक है, ये कोई किसी ने प्रकार भी लिख दिए, 4 लेन 5 लेन डेडिकेटेड एक्सप्रेसवे, ये सब जो भी उन्होंने लिखा है ना। फिर मध्य प्रदेश में, क्योंकि उनके पास हाईवे लिखने के डाटा कम थे या आंकड़े कम थे, जब जैसे अपने पास अगर मेन बॉडी कम है, ठीक है, वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो हम इंट्रो और कंक्लूजन से उसको बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है, तो जैसे NHAI यहाँ लिखा और विशेषताएं लिखी, फिर 3-4 हाईवे लिख दिए, नंबर लिख दिए, कई बच्चों ने मैप बना के भी दिखा दिया कि ये इधर से, ये इधर से, ऐसा, ठीक, तो इस तरह का आप कर सकते हैं। और कंक्लूजन में आप जैसे जिनके पास हाईवे, जैसे हाईवे के नाम कम है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे हैं जिनके पास इसमें फैक्ट नहीं थे, उनको याद नहीं था, तो आप कंक्लूजन में बैलेंस कर सकते हैं कि भाई डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, इससे आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं, ये नेशनल हाईवे अब डेडिकेटेड, जैसे DMI से निकल रहा है मध्य प्रदेश से, डेडिकेटेड दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, तो उसके लिए फीडर का काम कर रहे हैं ये, ठीक है, आर्थिक गतिविधियों के लिए फीडर का, पोर्ट के जो हिंटरलैंड है पोर्ट के, उसको उसके में जाल बिछा के पोर्ट को फीडर का काम कर रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह का आप कंक्लूड कर सकते हैं और नई टर्मिनोलॉजी आप यूज कर सकते हैं कंक्लूजन में, तो आप बैलेंस कर पाएंगे, जो आपने मेन बॉडी में कम लिखा है उसको आप संतुलित कर पाएंगे, ठीक, बढ़िया। आपदा से बचने के लिए वैकल्पिक संचार, तो अब देखो यहां पर आप आपदा को भी डिफाइन कर सकते हैं, या आपदा और वैकल्पिक संचार को भी, जैसे कैसे आप आपदा लिखें कि भाई आपदा में ना, जो सामान्य सेवाएं हैं वो अस्त व्यस्त हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है, ठीक है, जो नॉर्मल सर्विसेज हैं वो उनको यूज नहीं कर पाएंगे हम, तो इसलिए एक आपदा के लिए कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है, रेस्क्यू के लिए, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब के लिए एक वैकल्पिक अल्टरनेटिव व्यवस्था चाहिए, तो अल्टरनेटिव व्यवस्था का आपदा में बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, वैकल्पिक संचार और जीवन रक्षा हेतु दक्षता किस प्रकार आवश्यक है, तो ये कई तरह के जो अपन बता देंगे, आप भारत में आपदा संसाधन नेटवर्क,
संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी का निकनेट, है ना। फिर आपदा ज्ञान नेटवर्क पोर्टल, ठीक है। मतलब जैसे आपदा के दौरान हम कम्युनिकेट कर पाए, सर्च कार्यक्रम चला पाए, पदार्थ हैं जो जैसे फूड सामग्री, पेयजल, दवाइयां, ये सब हम पहुंचा पाए, तो उसके लिए ये वैकल्पिक संचार व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको दक्षता से लागू करके, इफिशिएंटली लागू करके, और हम जान माल की हानि को मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लोगों में पैनिक नहीं होने देती, लोगों को मजबूत आत्मविश्वासी बनाती है, जिससे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। इस तरह का अपन बना सकते हैं। कंक्लूड कर सकते हैं कि जैसे जो हमारी आपदा, क्यों कंक्लूजन भी हम बहुत इंपॉर्टेंट है इस वाले प्रश्न में। कंक्लूड कर सकते हैं कि हमने 2005 के एक्ट को पारित करके और इसमें बहुत सुधार किया है। तो जैसे हम हमेशा तुलना कर सकते हैं उड़ीसा का जो बड़ा चक्रवात आया था और अब वर्तमान में चक्रवात आए हैं, कि उसमें लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों की क्षति हुई थी, और अब क्षति को हम लगभग शून्य पर ले आए हैं। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है रेस्क्यू में। तो इस तरह का कंक्लूड में हम रेस्क्यू की जो हमारी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट हुआ है उसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। गलवान वैली सामरिक महत्व बताइए, ये वैकल्पिक सवाल थे इसलिए हमने आंसर नहीं दिए। पहले तो हम गलवान वैली के बारे में बोल देंगे, ठीक है, कि जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में उसकी भौगोलिक, चूंकि भौगोलिक है ना, तो भौगोलिक विशेषताएं थोड़ी सी लिख देंगे, ठीक है। ड्राई रेज मतलब कोल्ड डेजर्ट का पार्ट है। एलएसी यहाँ से गुजरती है, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक जोन है। तो पहले तो गलवान वैली हमने बता दी, है ना, उसकी ज्योग्राफिकल विशेषताएं बता दी, ज्योग्राफिकल फीचर्स। फिर हमने उसकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस बता दिया, जिसमें बॉर्डर एलएसी पे जाती है, अभी कॉन्फ्रंटेशन बता दिया, ठीक है। अभी वहां पे पेट्रोलिंग का बता दिया, हमारे रोड डेवलपमेंट का बता दिया, ठीक है, हमारा सर्विलांस वहां पे बता दिया, ठीक है। फिर डिस्प्यूटेड एरिया है ना, तो वहां पर सख्त निगरानी, और जो जो सेना का बार बार कन्फ्रंटेशन होता है, सेना का बार बार आमने सामने होती है, घुसपैठ होती है, उसको उसको बता दिया हमने। इस तरह का तोसो मरारी मेंशन कर दिया, जो वेटलैंड है वहां पर, उसको हमने मेंशन कर दिया। तो इस तरह से अपन बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बागवानी, हॉर्टिकल्चर रिलेटेड, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर, तो पहला और का महत्व बताइए और उत्पादक क्षेत्र बताइए, ठीक है। तो ये हमने इसमें हम बताएंगे हॉर्टिकल्चर कैसे है का महत्व। तो बागवानी इंडिया, भारत में लगभग ये जो कृषि क्षेत्र है उसका 18% पे बागवानी होती है, और ये जीडीपी में 33% का कंट्रीब्यूशन करती है। तो कहने का मतलब ये कि ये प्रोडक्शन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पर कैपिटा, पर यूनिट प्रोडक्टिविटी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, पर यूनिट लैंड के हिसाब से इसका रेवेन्यू जो वैल्यू क्रिएशन है वो ज्यादा है। तो ये है ना। तो क्या बताया आपने, पहला यही कि 18% लैंड पे 33% जीडीपी क्रिएट हो रही है, तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा है ना। दूसरा सिग्निफिकेंस, तो सिग्निफिकेंस कई तरह का हम बता सकते हैं। फूड सिक्योरिटी में, डबल इनकम में, फार्मर्स की 2022 तक डबल इनकम करने में, इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस हम बता सकते हैं, ठीक है। फिर लैंड के लिए ये, है ना, सॉइल हेल्थ कार्ड के लिए ये बहुत, सॉरी, सॉइल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑर्गेनिक, है ना, ह्यूमस, और ये सब में इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर प्रमुख फल उत्पादक, तो इंडिया का मैप बनाएंगे और उसमें जोन्स बता देंगे, जैसे मैंगो, लीची, है ना, एप्पल। फिर ये फ्रूट जो रसदार फल हैं, वो रसदार में सभी आ गया, ग्रेप्स, ऑरेंज, ये सब ये हम बता देंगे। फिर जैसे नॉर्थ ईस्ट में पाइन एप्पल, और ये सब हम बता सकते हैं। अब हम 3 मार्कर डिस्कस कर लेते हैं। अपसोर, उपसोर, ठीक है, एपीएलियन, पेरीएलियन। P4 पास, तो ऐसी कंडीशन जब पृथ्वी सूर्य के पास होती है ना,
और ऑब्वियसली एपिएलियन यानी दूर, ये आप इसमें डिटेल से देख सकते हो। 15 3 मार्कर में फैक्चुअल है, कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं। हैंगिंग वैली तो मोस्टली उससे बनती है, किससे? ग्लेशियर से। दिस इज ए डिफरेंस बिटवीन लेवल ऑफ वैलीज, जैसे ये नीची है, बड़ी है, और ये ऊपर है, छोटी है, तो दिस इज हैंगिंग वैली। यू यू शेप की वैली होती है, ग्लेशियर से इसका निर्माण होता है। ताप का प्रतिलोमन, रिवर्स इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, नॉर्मली हाइट के साथ टेम्परेचर डिक्रीज होता है, पर कभी कभी जैसे चक्रवात में, रेगिस्तान में क्या होता है कि जो सैंड है वो इमिट ज्यादा करती है, ठीक है, तो बहुत जल्दी ठंडी होती है शाम के समय या लेट नाइट, लेट इवनिंग, तो पास की जो उनके टच में एयर होती है वो ठंडी हो जाती है और ऊपर की एयर गर्म हो जाती है, तो इन्वर्जन बन जाता है ना। इसमें जो साइक्लोन्स है इसमें भी ऐसा होता है। तो ये है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। अगला है दक्कन ट्रैप बेसाल्टी चट्टान, ज्वालामुखी, दरारी उद्भेदन जरूरी है, ठीक है, क्रिटिशियस तक बना, और उसमें जो सॉइल है उसको भी हम मेंशन कर सकते हैं, ठीक। मानसून पूर्व वर्षा इंपॉर्टेंट है, कई बच्चों ने लिखा कि टोटल रेनफॉल का 10% होता है, इससे बहुत बढ़िया उन्होंने लिखा, क्योंकि 80% मानसून से है और इधर उधर से इतना, तो 10%, 12%, 15% के आसपास सही फैक्ट है। तो इस तरह के फैक्ट भी, और देखो फैक्ट आप स्मार्टली क्रिएट भी करें, ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं है तो आप फैक्ट ना लिखें, आप क्रिएट भी कर सकते हैं फैक्ट, और चूंकि एमपीपीएससी में थोड़ा इंपॉर्टेंस है उसका, तो इस तरह का आप बनाने का प्रयास करें। ये वर्षा के नाम है। भारत का रूर प्रदेश, इसकी भौगोलिक विशेषताएं, तो भौगोलिक विशेषताएं चूंकि रूर प्रदेश, तो ज्योग्राफिकल ही आप ज्यादा लिखें, और वो जैसे जादूगोड़ा यूरेनियम स्थित कई खनिज और धात्विक है ना, प्राचीन आर्कियन चट्टाने, इसी से जो मोस्ट इंपोर्टेंट या हमारी मोस्ट वैल्यूएबल सेडिमेंट्री, ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, कौन सी? धारवाड़ और कुड़प्पा, ठीक है, वो बनी है, तो ऐसा आप लिख सकते हैं इससे। सतपुड़ा मैकाल में आप हाइट, इनकी चोटियां लिख सकते हैं, कहां तक फैली हैं, वो सब आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, तो इस तरह का अपन इसको मेंशन कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रोजेक्ट टाइगर को जैसे कब लागू हुआ, कौन कौन से अभ्यारण्य है, क्या है, ये अपन रिपोर्ट लिख सकते हैं। नर्मदा शिप्रा लिंक नदी जोड़ो परियोजना का लोकल स्वरूप है, स्थानीय स्वरूप है, ठीक। मलाजखंड, बालाघाट, कॉपर माइन है, कॉपर खान है, ठीक है। उत्खनन और खनन में अंतर देख लेना, यहाँ पर उत्खनन सतही है ना, खनन जो डीप माइंस है वो है। 82 में स्टेब्लिश हुआ, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड इन्वॉल्व है माइनिंग में। कृषि विपणन से संबंधित समस्या, इसमें कई बच्चों ने क्लेम ऐसे किया कि सर हमने 3 लिखी है, इसमें 3 लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, पर बेस्ट 3 लिखना ये बड़ी बात है, और ऑर्डर से लिखना। जैसे सबसे बड़ी आप बात बोल सकते हैं कि भाई उचित कीमत नहीं मिल पा रही है, बिचौलियों की अधिकता है ना, इस तरह से मार्केट एक्सेस नहीं है, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं, है ना, और ब्रैकेट में ये नाम और ऐसा लिख सकते हैं आप। तो बेस्ट 3 लिखें और ऑर्डर से लिखें आप। मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, तो उनके नाम लिखें, नाम लिखें उनके, वो इंपॉर्टेंट है। और प्रथम मेगा फूड पार्क कसरावद में किया है ना, चालू, और अन्यों के नाम, ठीक, ये अपन लिखते हैं, नाम ही इंपॉर्टेंट है। कुशल सिंचाई प्रणाली को परिभाषित कीजिए, उदाहरण लिखिए। देखो कुशल सिंचाई प्रणाली को परिभाषित करना इंपॉर्टेंट है कि जिसमें वाटर यूज की एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके, एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज, जिससे, और दो तरह से, एक तो जल की मात्रा की प्रयोग का बढ़ाया जा सके, दूसरा समय पर उपलब्ध हो, ये दोनों हो सके, कि पर्याप्त मात्रा उपलब्ध हो सिंचाई के लिए, और टाइमली, जैसे अपने यहाँ होता है मानसून में तो खूब सिंचाई और उसके आसपास सिंचाई के लिए जल उपलब्ध होता है, लेकिन बाद में उपलब्ध नहीं होता है, तो जैसे 1 ड्रॉप मोर क्रॉप, ये सब भी मेंशन कर दें, आपकी दक्षता को ही बताता है। और स्प्रिंकलर ड्रिप सिंचाई का
आप एग्जाम्पल दे दें। भारत में बाढ़ प्रभावित राज्य, तो राज्य ही आपको लिखने थे, ठीक है, और मेंशन करने थे कि भाई कौन कौन क्या क्या है, इस तरह से आप मेंशन कर सकते थे। ब्रैकेट में लिख दोगे तब भी सही है, और आप अगर राज्य लिख दोगे तो भी सही है। पर कंपैरेटिव रिलेटिव मार्किंग हो जाती है कई बार, क्या कि जिन्होंने थोड़ा नदी का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी लिखा है तो उसको थोड़ा कंप्लीट मिल जाता है इस तरह का। HBJ, यहाँ से मध्य प्रदेश से गैस पाइपलाइन गुजर रही है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, मतलब एनर्जी तो है ना, एनर्जी सप्लाई, एनर्जी रिसोर्सेज। फिर 1986 में बीना शायद इसी पर आधारित है, ठीक। तो इस तरह का अपन ये लिख सकते हैं। 3 मार्कर में मोस्टली आपको फैक्चुअली ही मेंशन करना है। 3 पॉइंट है, पहले में आप क्या, कौन, कहा, कब, कैसे, ये सब मेंशन करें, वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर। दूसरे में टाइप, फीचर्स, विशेषताएं, सैलिएंट फीचर्स, ठीक है, मेथड्स, उपलब्धियां, अचीवमेंट्स, ये सब आप मेंशन कर सकते हैं। थर्ड में आप कोई रेलिवेंस, प्रेजेंट में कोई अगर उसका संदर्भ है तो वो बता सकते हैं, करंट अफेयर में चर्चा में है वो बता सकते हैं, कोई उपलब्धि, मतलब ऐसी चीज जो डिफरेंट हो थोड़ी और अभी भी उसका रेलिवेंस है, वो चीजें आप बता सकते हैं। ऐसा नहीं इसी फॉर्मेट में लिखना है, पर इस तरह से सोचोगे तो एक क्रम से पॉइंट आएंगे, एक सिस्टमेटिक आंसर बनेगा, सोचने में ईजनेस रहेगा, आज आसानी से सोच पाओगे और समय में लिख पाओगे। 20 मिनट में 3 मार्कर होने चाहिए, लगभग 35 से 40 के बीच में स्कोर होना चाहिए वर्तमान में, ठीक है। तो ये 3 मार्कर का अभी जो चल रहा है आदर्श रूप से वो होना चाहिए, 20 में करो और 35 से 40 के बीच में स्कोर करो, ठीक।